हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पॉलिटिकल ड्राइव एंड आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम दो चीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से पहली चीज ये है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज का नाम ये है कि वाई नरेंद्र मोदी जी शुड बी और नरेंद्र मोदी जी इज परफेक्ट टू बी इंडिया पीएम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के लोग जो हैं वो एक काम कर नहीं सकते हैं, वो इनकम्पैटिबल है, दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द स्किल्स, दे डोंट हैव दी बाकी जो भी चीजें हैं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर मुझे कुछ क्वालिटीज दिखती हैं जो जिस बेसिस पे मैं उनको उनके ऊपर रिस्क उन क्वालिटीज पे रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज वो क्वालिटीज मेरे को ओपोजिशन लीडर्स के अंदर मेरे को नहीं दिखती है। ये चीज मैं बहुत क्लियर हूँ। उसमें से सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इज एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट, जिसके मैं आपको तीन एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल जो अभी जो हमारे जो करंट ईएम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जी, उन्होंने खुद कहा था, वो मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी या कहीं तो भी कॉन्वोकेशन या कोई तो स्पीच दे रहे थे। इट वाज अ इंडोर स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2011 व्हेन नरेंद्र मोदी जी वाज गुजरात सीएम, वो स्टेट विजिट पे चाइना गए थे एंड जयशंकर जी खुद उस टाइम पे चाइना में ही पोस्टेड थे एज अ डिप्लोमेट इन चाइना। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग थी चाइनीज डेलीगेशन के साथ, उससे एक दिन पहले मोदी जी ने इंडिया की जो टीम थी, जिसमें ऑफ कोर्स जयशंकर भी थे, उनसे एक प्रेजेंटेशन लिया था। उस प्रेजेंटेशन में यही था कि इंडिया के क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं चाइना के साथ, ट्रेड कैसी है या फिर बाकी चीजें कैसी है। और उसमें जयशंकर जी ने कहा था कि ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन नरेंद्र मोदी जी आस्क्ड हिम कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें इंडिया का स्टैंड कैसा है, बिकॉज ही डिडंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच वाज अगेंस्ट इंडिया स्टैंड। आप ये समझिए, नरेंद्र मोदी जी वाज अ सीएम इन इंडिया फ्रॉम ओपोजिशन पार्टी, वो बीजेपी के थे उस टाइम पे। और 2011 में रूल किसका था, वाज गवर्निंग द इंडिया स्टेट, इट वाज यूपीए व्हिच वाज कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे पीएम थे। एंड नरेंद्र मोदी जी डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग व्हिच वाज अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ इंडिया, या स्टैंड के कुछ भी अलट फेर हो, जो इंडिया का स्टैंड होगा ही वाज सेइंग कि मैं वही चीज बोलूंगा, इससे आगे पीछे भी नहीं। इस चीज को कंपेयर कीजिए आप आज के जमाने में। आज की जो ओपोजिशन लीडर, आज की जो ओपोजिशन वाले वो क्या बोलते हैं चाइना के बारे में, मॉरिशियस, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यू नेम अ कंट्री, डोकलाम, भूटान, म्यांमार, अब एक अफगानिस्तान, रशिया, यूएस को तो चलो वो तो ज्यादा बोलते नहीं है। अब एक कंट्री लीजिए एंड थिंक ऑफ द करंट जो भी इंडिया का स्टैंड है, और उसके हिसाब से उन ओपोजिशन वाले क्या बोल रहे हैं। दिस वाज माय फर्स्ट एग्जांपल। सॉरी गाइस। सेकेंड एग्जांपल इज डीमोनेटाइजेशन। जिस दिन हुआ ना डीमोनेटाइजेशन, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा दिल जीत लिया था। ही वन माय हार्ट दैट डे। मैं बताता हूँ क्यों। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे मैं पुणे में था। पुणे में काफी फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, मालवन नाम है। अगर मेरे कोई पुणे का कोई व्यूवर अगर सुन रहा है बात को, और अगर उसको फिश खाने का मन हो तो ही मस्ट ट्राई दैट लोकेशन, मालवन। और उस टाइम पे टीवी पे न्यूज फ्लैश हुई कि आज रात के 12 बजे से 8 o'clock का आई थिंक मोदी जी का वो लाइव स्पीच था, और कहा था कि 12 बजे से डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, 500,000 की नोट बंद। तो इट टुक मी सम टाइम टू प्रोसेस व्हाट ही डिड, एंड व्हेन जब मैंने प्रोसेस कर लिया उस चीज को, उस टाइम पे कुछ टाइम के बाद मेरा दिल बैठ गया था कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, बिकॉज ये इतना बड़ा एक रिस्क था पॉलिटिकली स्पीकिंग। बिकॉज जो ब्लैक होल्डर्स है वो कैसे इस चीज को रिएक्ट करेंगे, हाउ विल दे रिएक्ट इन अपकमिंग इलेक्शंस, वो कैसे इलेक्शंस में फाइनेंस करेंगे ओपोजिशन पार्टीज को। और जो ब्लैक मनी के जो लोग हैं, जो खास करके टेररिज्म में ब्लैक मनी को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आईएसआई, वो कैसे इस चीज को रिएक्ट करेगी। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं ज्यादा करके, वो कैसे इस चीज को रिएक्ट करेंगे। हमारे दुकानदार जो जिनका सारा का सारा पैसा, सारा का सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, वो कैसे इस चीज को रिएक्ट करेंगे। हमारे छोटे छोटे वर्कर्स जो डे टू डे डेली वेजेस के लेबरर्स होते हैं, वो कैसे इस चीज को रिएक्ट करेंगे। एंड इस
और ऐसा नहीं है कि ये दिमाग मेरे अंदर ही है, ये उनको ही पता होगा, बट ही स्टिल डिड इट. ही डिड इट बिकॉज इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. नरेंद्र मोदी जी ने उस रात को अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा दिया था. इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है. पूरा 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 पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने दांव पे लगा दिया था. उनके तीन सीएम के टर्म और जो 3 साल के उनका जो एक पीएम का टर्म था, वो पूरा दांव पे लग गया था. There were infinite number of things that could have gone wrong after demonetization. For example, पैसे 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 निकल रहे हैं आरबीआई से. हर रोज आरबीआई में पैसे छपते थे और निकलते थे एटीएम्स में डिपॉजिट करने के लिए. बिकॉज माइंड यू, डीमोनेटाइजेशन से पहले नए 500 रुपए, नए 2000 रुपए के नोट प्रिंट होना शुरू नहीं हुए थे. बिकॉज इट वॉज अ वेरी सीक्रेटिव ऑपरेशन, और इसको सीक्रेट रखने के लिए दिस वॉज द बेस्ट वे. अगर नए नोट अगर ये छपने शुरू हो जाते तो लोग कहीं ना कहीं डाउट हो जाता. वो नहीं किया था उन्होंने. डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर होने के बाद नए नोट प्रिंट होना शुरू हुए थे, एंड 500 के और 1000 रुपीज के देर वर अराउंड 80% ऑफ द करेंसी, 80% ऑफ द इंडियन करेंसी इन कैश बिफोर डीमोनेटाइजेशन वर इन द नोट्स ऑफ 500 एंड 1000. तो इतने बड़े परसेंटेज को अगर आपने एक साथ इनवैलिड कर दिया है, तो सोचिए देश की अर्थव्यवस्था एक दिन में कैसे हिली होगी. तो जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो लोग पेटीएम एटीएम से अपने पैसे निकालने जा रहे हैं, और हम बात कर रहे थे कि देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग. इमेजिन कीजिए कि पैसे जो इतने सारे ट्रक्स में जा रहे हैं, किसी ने लूट लिया, कुछ तोड़ लिया, कहीं कुछ मिसप्लेस हो गया, कहीं पे कोई एटीएम पे किसी ने तोड़ दिया, पैसे निकालने टाइम पे किसी की मौत हो गई, क्या कुछ भी हो सकता था. एंड इन सब, अगर इनमें से कुछ भी होता तो पूरा का पूरा जो ढेड़ा है ना, वो नरेंद्र मोदी जी के सर पे फूटना था. बट ही डिडंट गिव एन इंच टू द ऑपोजिशन. अगर कुछ भी होता तो ऑपोजिशन वाले उस चीज को नोच खाते थे. एंड मोदी जी न्यू what were the risk. He knew what were the risk, but he still did it because it was in the interest of India. उन्होंने उस दिन अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, पॉलिटिकल कैपिटल की परवाह ना करते हुए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था. एक और बात, डीमोनेटाइजेशन जब किया उसके 1 साल के बाद यूपी में इलेक्शंस थे. ये भूलना नहीं चाहिए हमको. यूपी में इलेक्शंस थे, स्टिल उन्होंने ये किया. सो मोदी जी विल ऑलवेज हैव दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी फॉर दैट डिसीजन. आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन के लिए से जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे इंडिया के, मोदी जी के, वो नहीं आए. बट वो नहीं आए, वो रिजल्ट नहीं आया, मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं है. अगर मैं ये कहूँ कि डीमोनेटाइजेशन वाज सक्सेस, एब्सोल्युटली नॉट. वाज ये फेलियर? डेफिनेटली नॉट. समवेयर इन मिडल. वो कहते हैं ना, 100 मार्क्स में 40-50 मार्क्स, बस वो हुआ है, वही हुआ, उतना ही है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है. थर्ड एग्जाम्पल, अभिनंदन जब पकड़ा गया था, तो मुझे लगा था कि पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा. I had absolutely no doubt in my mind, because आपको एक सरबजीत करके एक सिविलियन हुआ करता था, शायद आप लोगों को पता होगा, पंजाब से. वो एक बार गलती से उसने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर दिया था, पाकिस्तान में पकड़ा गया था, और पाकिस्तान वालों ने उसको करीब 15 से 20 साल अपनी जेल में रखा, कन्फाइनमेंट में रखा. एंड ही वॉज अ सिविलियन, और उसके लिए काफी केस भी लड़े गए. उसकी बहन भी वहां पे गई थी. उसके ऊपर एक मूवी बनी है स्टारिंग रणदीप हुडा एंड ऐश्वर्या राय. रणदीप हुडा प्लेड द टाइटल रोल ऑफ सरबजीत, और ऐश्वर्या राय ने उनकी सिस्टर का रोल किया था. जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए. तो मेरा ये सोचना था कि जिस पाकिस्तान की एजेंसी ने एक सिविलियन को नहीं छोड़ा, वो एक अभिनंदन को क्यों छोड़ेंगे? फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, इंडिया के इलेक्शंस तो आ ही रहते, फेब में हुआ था ये, और मार्च अप्रैल में तो वोटिंग थी इसकी, जनरल इलेक्शंस की. और दूसरा, ही वॉज अ सर्विंग फाइटर जेट पायलट. वो कोई सोल्जर नहीं था, वो एक सर्विंग फाइटर जेट पायलट के पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है. इंडिया के अंदर कितने एयरबेस है जहाँ पे फाइटर जेट लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, उसको पता होगा. कितनी शिप्स हैं, नेवल शिप्स
जिसमें लैंडिंग कैपेसिटी है, उनके पास कितने हमारे पास कितने फाइटर जेट्स हैं जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। फाइटर जेट के अंदर की ऐसी काफी तकनीकी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक नहीं करती हैं, है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर 100 रुपए खर्चा करेगी अपना फाइटर जेट के ऊपर, तो उसमें से 30-40 रुपए की ऐसी चीजें होती है जो पब्लिक नहीं होती है, जो सिर्फ बायर और सप्लायर को ही पता होता है। ऐसी अंदर अंदर की छोटी छोटी निटी ग्रिटीज एक फाइटर जेट पायलट को ही पता होती है। एक तुम्हारे फाइटर जेट का वीकनेस क्या है वो एक फाइटर जेट पायलट को ही पता होता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी उसके दिमाग के अंदर, जो इट वाज अ खजाना माइन, इट वाज अ माइन फॉर पाकिस्तान। एंड दिस फॉर वेरी रीजन आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि अगर सरबजीत को नहीं छोड़ा तो अभिनंदन तो वापस आना ही नहीं है, उसके आने के कोई चांस नहीं है। एंड मेरा दिल टूट ही गया था उस टाइम पे, बट नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक दिन के अंदर बाहर निकाल दिया। इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे वुड हैव पुट ऑन पाकिस्तान। किस लेवल पे, किस किस डायरेक्शन से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला रहेगा कि सरबजीत को अभिनंदन को छोड़ो। इट्स लाइक मतलब मगरमच्छ ने अपना शिकार पकड़ ही लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मगरमच्छ का मुंह खोल के हाथ डाल के ऐसा निकाल लिया था अभिनंदन को बाहर। एंड ही बॉट हिम होम। उस दिन नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना प्रूव हो गया था, मुझे भी और दुनिया को भी उस दिन प्रूव हो गया था बॉस। वो नरेंद्र मोदी के 56 अभिनंदन जब वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वापस हिंदुस्तान आया, वो नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच सीने का लाइव टेलीकास्ट था और कुछ नहीं था वो। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।